तो टॉपिक का वैसे नाम है इफेक्ट ऑफ जी ऑन डेप्थ। कि डेप्थ में जाते जाएंगे तो जी पे क्या उसका इफेक्ट पड़ता है उसको हम देखने वाले हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या कंसीडर किया मैंने, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर किया भाई, अर्थ क्या है, एक स्फेरिकल बॉडी है, लेट अस कंसीडर अर्थ बी अ, लेट अस कंसीडर अर्थ बी अ यूनिफॉर्म स्फीयर है, मतलब यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉडी है। ऐसे तो स्फीयर है ये लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, ओवल शेप है। अर्थ भी है यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉडी हैविंग रेडियस, इसका रेडियस कितना है, हैविंग रेडियस आ गया इसका मान लो आर, एंड मास इसका मान लो आप क्या है, एम। ठीक, क्या कंसीडर किया मैंने, अर्थ एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉडी है, रेडियस इसका आर है और मास इसका एम है। ठीक, अब जैसा कि आपको पहले से पता है कि ए पॉइंट पे, यानी कि अगर ये पॉइंट कहां पे है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे, अगर कोई और बॉडी में रखता हूं और उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लगने वाली है, ये तो हमें पता है ना। नाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मास एम, स्मॉल एम मान लेते हैं, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना, एट पॉइंट ए मान लो पहले, एट पॉइंट ए, और ये पॉइंट ए कहां पे, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। बताओ क्या आंसर आएगा, याद है, ठीक है ना। हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने वाले हैं किसी मास एम पे। ठीक, कहां पर, पॉइंट ए पर, तो कितनी लगने वाली है, पता ही आपको फार्मूला, जी, हाँ, जी एम बाय आर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है, निकल सकती है एट पॉइंट ए, तो यही होनी है। यहां पर जी क्या है, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या है, मास ऑफ द प्लैनेट, अर्थ का मास, है ना, आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। बट जैसा कि आपको पता है कि बेसिकली आर क्या होना है, आर बेसिकली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होना है, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ टू सेंटर ऑफ दिस बॉडी जो आपने ए पॉइंट पे रखी हुई है। अब क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो इसका आर, ये जो बॉडी यहाँ पे सरफेस पे रखी है ना, इसकी डायमेंशन इतनी छोटी है, इतना कम है अर्थ के कंपैरिजन में, कि इसका आर अगर मैं इसके आर पे प्लस भी करते कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ ही ले लेते हैं, समझिए मेरी बात। बट एक्चुअली में क्या है ये, एक्चुअली में आर प्लस, अगर इसका आर, ये जो बॉडी मैंने ए पॉइंट पे रखी है, अगर इसका मैं रेडियस स्मॉल आर मान लेता हूं ना, तो बेसिकली ये होना चाहिए। लेकिन ये स्मॉल आर की वैल्यू इतनी कम है कि अप्रोक्सीमेटली मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आर लिख सकता हूं। इसीलिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर इन दिस केस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, बट रियलिटी में इट इज नॉट द रेडियस, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मास, जिसका भी हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड कर रहे हैं। समझ आई इस बात, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, अब ये तो यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हमने चीज़ें समझी हुई हैं, ठीक है। अब आती है बात कि अगर हम अर्थ के डीप जाएंगे, किसी डेप्थ में अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे, कि वो देखेंगे, तब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, इसको देखेंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला बनता है देखते हैं। देखो, मान लो कि मेरे पास ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट बी कहाँ पे है, एट डेप्थ एक्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक, ये मेरा पॉइंट बी मान लिया मैंने, ये लो पॉइंट बी, सही है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि यार पॉइंट बी पे ना, इस पॉइंट बी पे क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। पिछली बार हमने क्या किया था, पिछली डेरिवेशन हमने क्या किया था, ये पॉइंट बी लिया था अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये पॉइंट बी लिया था अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस बार हम क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट बी ले रहे हैं बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एट द डेप्थ एक्स। ठीक है, तो समझ लो, मान लो कि हमारे पास पॉइंट बी एक ऐसा पॉइंट है जो सरफेस ऑफ द अर्थ से कितनी गहराई में है, कितनी डेप्थ में है, एक्स डेप्थ में है, और यहां पे हम फाइंड करना चाहते हैं इस बार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सही है, करें स्टार्ट। तो नाउ अगेन बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बस यहां पे थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। ऑन मास एम, ठीक है, किसी ना किसी मास पे लग रही होगी, एट पॉइंट, कहां पे है पॉइंट बी, और ये पॉइंट कहां पे है, एट द डेप्थ एक्स फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। समझी मेरी बात,
सरफेस ऑफ द अर्थ। ये समझ आया मैंने क्या लिखा, कि क्या लिखा मैंने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मास m एट पॉइंट B, ये वो जो पॉइंट B है, एट द डेप्थ, है ना, डेप्थ में नहीं, कितनी डेप्थ में है, x फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ से कितनी डेप्थ में है, ये x डेप्थ में है ना। यहां पर मुझे फाइंड करना है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब समझना बात यहां पे ध्यान से, यहां पर बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। तो भाई साहब क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो बदली होगी, ठीक है ना, क्या यहां पे r बदला नहीं क्या, देखो ना, यहां से यहां तक पहले r था, ये जो r है ना, ये r, इसको चलो यहां ड्रा करूं ताकि तुमको थोड़ा सा और समझ आ जाए अच्छे से। बेसिकली ये r यहां से यहां तक का डिस्टेंस है यार, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ना, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये r है। अब आपके पास जो डिस्टेंस है क्या वो कम नहीं हो गया, भाई आपकी बॉडी यहां पर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेना है मेरे को, यहां से यहां तक, मान लो ये सेंटर इसका O है, ठीक है, इजी हो जाएगा समझना। तो मुझे बताओ कि O से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है, फिर r माइनस एक्स, ठीक है, O से B तक का डिस्टेंस आ गया r माइनस एक्स, ये आ गया, सही है। तो इसका मतलब G में फर्क पड़ा क्योंकि r बदला, ठीक है, यहां तक तो समझ आता है, r बदला G में फर्क पड़ा, तो इसका मतलब G, तो अब G डैश बन जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा तो G डैश लिखना पड़ेगा, लिख दूं इज इक्वल टू G डिवाइड बाय, हाँ ऐसे रखते हैं फिलहाल, देखते हैं किसको किसको पता चल रहा है, r डैश का स्क्वायर लिख दूं, यहां चलो r डैश डैश, क्या मुझे बताओ r कितना है, वेयर O से लेके B तक का डिस्टेंस है ना, व्हाट इज r यार, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द बॉडी, जिसकी बॉडी का बात कर रहे हो, तो आपका सेंटर ऑफ द अर्थ ये है, वो जो बॉडी अब तुमने रखी हुई है वो कहां रखी है, पॉइंट बी पे रखी हुई है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, r माइनस एक्स है ना, तो वही लिखेंगे r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या कुछ और भी बदला यहां पे, क्या कुछ और चीज बदली, यहां पे बस एक चीज देखने वाली है, और किसको किसको सब पता चला, अगर मैं बॉडी यहां रखता हूं, कुछ और भी बदला कि सिर्फ डिस्टेंस ही बदला, देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो सेम रहना है, उसको तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ और बदला भाई, मास नहीं बदल गया, हम अगर बॉडी यहां से यहां तक ले रहे हैं ना, तो मास ऑफ द प्लेनेट, अब देखो ये नहीं बदल जाएगा कि हमको कितना मास चाहिए भाई, हमको चाहिए जहां तक इसका रेडियस रहता है, अब इसका रेडियस कहां से कहां तक है, r माइनस एक्स तक है, तो मेरे को जो ग्रेविटी जो लगेगी ना उस फॉलिंग बॉडी पे, देखो समझो, यही बस यही कॉन्सेप्ट समझने वाला, बस बाकी सारी कहानी मैथमेटिक्स है, वो इजीली समझ आ जाएगा। देखो थोड़ा सा समझ लेते पहले और कॉन्सेप्ट, हमारे पास था G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशन कांस्टेंट, डिपेंड, वो तो कांस्टेंट है, उसको तो फर्क नहीं पड़ने वाला, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट, आप किस प्लैनेट पे खड़े हो, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अगर मेरे पास मान लो ये r था पहले और ये m था, अब मैंने r कम कर दिया, यही हुआ ना, r कम हो गया, बस ये हुआ, तो मुझे बताओ क्या मास कम नहीं हुआ, जब मैंने r कम कर दिया, इस बार अब r छोटा हो गया, तो यहां यहां वाला मास गायब नहीं हो गया, इस बात पे डिपेंड करना था ना कि बॉडी ने कितना खींचना है इसको, तो इसका मतलब इस बार सिर्फ r नहीं बदला, इस बार एक और चीज बदली है, मास भी बदल चुका है, ये बात समझने वाली है। इन केस ऑफ डेप्थ नॉट ओनली r चेंज बट m आल्सो चेंज, मास अब एक्चुअली में बदलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपने डेप्थ में चले गए, ठीक है, अब आपके पास बॉडी यहां पे है, आप इतना सा रेडियस ले रहे हो, जब इतना सा रेडियस ले रहे हो तो भाई इतना सा इसी का तो मास लो, बाहर वाला मास थोड़ी लेना है, हमने तो इसी का मास लेना है, समझ आई बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब इस बार एक चीज और बदली है, कौन, m, तो इसको मैं m डैश कर दूं क्योंकि बदला है, सेम तो नहीं है, m डैश कर दूं। अब सुनो, ये जो m डैश है, बेसिकली ये m डैश क्या है, इट इज द मास ऑफ द अर्थ हैविंग रेडियस r माइनस एक्स, है ना, ये मास ऑफ द अर्थ ही है, बट कितनी अर्थ का मास, उस अर्थ का मास जिसका रेडियस क्या है, r माइनस एक्स है, तो यहां लिख दूं हियर m डैश इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ हैविंग रेडियस r माइनस एक्स, बस ये वाली बात यहां पे समझने वाली थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, सही है, क्योंकि अभी तक आपको लग रहा था ना कि सर अगर r कम हो जाएगा ना, देखो G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, अगर हम डेप्थ में जाते हैं और r कम होता है तो G बढ़ना चाहिए एक हिसाब से देखा जाए, है ना, बट ऐसा नहीं होता है, जब हम डेप्थ में जाएंगे ना तब भी G कम होता है, उसके पीछे का रीजन ये है कि सिर्फ r कम नहीं ना हो रहा, मास भी कम हो रहा है, इसलिए सब पूरा का पूरा सिनेरियो बदल रहा है। आमतौर पे हम क्या करते हैं, क्योंकि r पे बात चल रही होती है, तो हम लोग सिर्फ इसको देखते हैं, मास को देखते ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, सारा का सारा क्वेश्चन गलत,
समझ आया? बस यहीं पे समझने वाली एक चीज थी कि जब आपने रेडियस कम कर दिया, आपने एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट कर दिया जहां पर अर्थ के अंदर की बात है, तो जब आपने रेडियस कम कर दिया तो जो मास है भाई उसको भी तो कम करना पड़ेगा। आप तो उतने से मास की बात कर रहे हो ना, तो ये वाली बात यहां पे समझनी है। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। लेकिन अब यहाँ ना दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है, दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि ठीक है मैं कंपेयर कर सकता था जी डैश पॉइंट जी करके, जैसे पिछली बार क्वेश्चन में किया, कर सकते हैं। वहां पे यार देखो, अगर एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल हो जाएं तो थोड़ी सी चीजें मुश्किल हो जाएंगी ना। मैं कैसे समझाऊंगा? देखो जी डैश ये तो ऑटोमेटिकली चेंज है, आर भी बदल रहा है, यहाँ पे इस तरफ इक्वेशन में एम भी बदल रहा है, तो आप किसको इक्वेट करोगे? तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो क्यों ना एक काम करें यार, कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो जो चीजें यहाँ है ना वैसी वैसी चीजें यहाँ हो एटलीस्ट। ठीक है, सिर्फ इसमें ही चेंज हो, जी डैश में चेंज हो, बाकी इस तरफ लगभग लगभग सेम चीजें होनी चाहिए। अब सेम चीजें कैसे हों, मतलब मैं कैसे एम को एम डैश की फॉर्म में लिखूं, है ना, उसको कैसे लिखें, उसके लिए क्या कर सकते हैं, वरना ये क्वेश्चन इसी खत्म हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा इसको हम अब आगे करेंगे। क्या करेंगे बताओ? अगर देखो अर्थ का मास तो कम हो गया, बट अर्थ की जो डेंसिटी है ना, याद आपको एक न्यूमेरिकल में हमने फाइंड भी की थी, 10⁵ आई थी kg/मीटर आई थिंक क्यूब, है ना। तो वो जो आई थी ना, कुछ वैल्यू भी थी पीछे, लेकिन 10⁵ थी, वो कांस्टेंट है। इसका मतलब अर्थ की डेंसिटी तो कांस्टेंट है, वो तो हर जगह सेम है। तो क्यों ना एक काम करें, अगर मैं मास को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखता हूं तो वो तो सेम ही आएगी, है ना, इधर भी, फिर हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। समझिए मेरी बात कि मैं क्यों इस बार क्यों मैं डेंसिटी को इसमें लेके आ रहा हूं? उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई यहां पे मास भी बदल गया, आर तो बदल ही रहा था बट मास भी बदल गया। आर को तो मैंने देखो आर बदला, नया आर आया, आर डैश सपोज कर लो, बट उसको मैंने इन टर्म्स ऑफ आर तो लिख दिया। मेरी बात समझ रहे हो ना? देखो ना यार, जहां पे जी डैश बदला, क्योंकि आर बदला है, आर मतलब आर डैश लिख सकते थे इसको हम, तो मैंने आर डैश को इन टर्म्स ऑफ आर लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है। तो अब कंपेयर कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे एम और यहाँ पे एम डैश है। अब यहाँ तो एम को इन टर्म्स ऑफ एम डैश लिख दो, या एम डैश को इन टर्म्स ऑफ एम लिख दो, या फिर इन दोनों की जगह कुछ और लिखो ताकि दोनों की जगह सेम आ जाए। बस ये कारण है जो हम आगे करने वाले हैं। ठीक, यहां तक लिख दिया, इतना ना पोर्शन मिटा दूं। ठीक है, तो देखो इतना ना पोर्शन मिटा देते हैं ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए। अब सुनो आगे की कहानी। तो क्योंकि एम डैश भी आ रहा था, तो देखो एज वी नो दैट, यहां टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट लिख दो। चलो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट को लेके चलते हैं। क्या है वो? जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, मैंने पहले वाली इक्वेशन ले ली, यही वाली आई, इसका नाम रख दो इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम रख दो इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन ले ली मैंने, फिर से ले ली। अब क्योंकि हमें पता है, एज वी नो, क्या पता है भाई आपको पता है यार, रो डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी ऑफ द अर्थ, यानी कि रो किसके बराबर होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो फिर मास किसके बराबर आया? रो इनटू वॉल्यूम। ठीक, अच्छा क्या इसके फार्मूले थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एम किसके बराबर आया? व्हाट इज रो? चलो वो तो कांस्टेंट है, कुछ भी उसकी वैल्यू होगी वो देख लेंगे। व्हाट इज वॉल्यूम? स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है बताओ? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ठीक है भाई, तो यानी कि एम की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूं, रो 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकता हूं। ये वैल्यू अगर मैं यहां डाल देता हूं तो क्या होगा देखो जरा। तो जी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, जी, और बताओ एम की जगह क्या लिखना है? रो, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर भी है। इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए, ये अलग है ना आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर अलग। तो मैं यहाँ पे ये रखी मैंने एम की वैल्यू। ठीक है, समझ आया? ठीक है ना। अब तुमने क्या करना है यार, यहाँ पे कुछ तो करता है, क्या करता है? आर स्क्वायर और ये आर क्यूब करता है ना, कार तो करता है, तो फिर क्या बचा? आर स्क्वायर और आर क्यूब कैंसिल, तो मेरे पास जी की वैल्यू क्या आएगी? जी इज इक्वल टू, बताओ देखो यार, जी ये वाला जी, ठीक है, फिर यहाँ पे रो आ गया, ये वाला रो, फिर 4 आ गया, फिर पाई आ गया, और आर स्क्वायर और आर क्यूब में से क्या बचा? सिर्फ आर बचा, और नीचे भी बचा कुछ, क्या? 3। ठीक है, लिख दो उसको, खत्म कहानी। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, सही है ना? ठीक है। अब सिमिलरली टेकिंग इक्वेशन सेकंड, अगर मैं सेकंड इक्वेशन लेता हूं तो किसके बराबर है? जी डैश इज इक्वल टू जी एम डैश डिवाइड बाय आर माइनस एक्स का स्क्वायर। यही है ना भाई, यही है ना। अब बताओ इधर भी मुझे बताओ, एज वी नो दैट, बताओ क्या आएगा? डेंसिटी किसके बराबर आएगी? बोलो, एम डैश डिवाइड बाय वॉल्यूम।
ठीक है ना, इधर तो क्या आएगा एम डैश। अब बताओ एम डैश की वैल्यू किसके बराबर लिखूं मैं, रो इनटू वॉल्यूम। एम डैश की वैल्यू किसके बराबर, रो तो चलो कांस्टेंट है क्योंकि वो तो हर जगह सेम है, वॉल्यूम किसके बराबर 4/3 पाई आर। कौन है इस बार, हाँ वही तो 4/3 पाई आर माइनस एक्स का होल क्यूब आएगा भाई, ठीक है ना। अब क्यों ना इस वैल्यू को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया जाए, अगर ऐसा कर देते हैं ना तो हमारे पास आएगा जी डैश इज इक्वल टू क्या आएगा भाई साहब, बोलो जी एम डैश, वेयर इज एम डैश, ये आएगा रो 4/3 पाई आर माइनस एक्स का क्यूब डिवाइड बाय, डिवाइड में है ना कुछ, कहाँ गया, हाँ डिवाइड में है ना कुछ, क्या है आगे आर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी कुछ कैंसिल होता है, बिल्कुल कैंसिल होता है। तो जी डैश की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी जी रो 4 पाई आर माइनस एक्स डिवाइड बाय 3। सही है, देखो आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई, एक आ गया आपके पास जी इन टर्म्स ऑफ रो डेंसिटी, इधर हमारे पास जी डैश आ गया इन टर्म्स ऑफ रो डेंसिटी। बात समझ आई, ये मैंने क्यों किया, बस यहीं पे कॉन्सेप्ट समझने वाला है ना भाई। तुमने यहां पे भी निकाला था जी, यहां पे भी निकाला था जी डैश इन टर्म्स ऑफ आर, इन टर्म्स ऑफ आर था, इधर भी इन टर्म्स ऑफ आर था, जबकि आर बदला था तो मैंने लिखा इन टर्म्स ऑफ आर। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या थी, यहां पे मास भी बदल रहा था, यहां पे एम था, यहां पे एम डैश था, तो मैंने ये सारा कुछ किया और फिर मेरे पास क्या आया, अब फिर से जी आया इन टर्म्स ऑफ आर एंड डेंसिटी। इधर फिर मैंने क्या निकाला, जी डैश निकाला इन टर्म्स ऑफ आर एंड डेंसिटी, बस यही फर्क है, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी आपको बताइए क्या करना है, नाउ जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या किया था, नाउ डिवाइड कर दो, ठीक है। जी डैश डिवाइड बाय जी को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाइयों, देखो जी रो 4 पाई आर माइनस एक्स डिवाइड बाय 3, ठीक, मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे उल्टा करके इसको, है ना, तो 3 डिवाइड बाय क्या आएगा जी रो 4 पाई आर, है ना, जो करता काटो, क्या क्या करता है भाई, 3 3 कटा, जी रो 4 पाई सब कुछ कट गया, तो क्या बचा अब, हाँ जी डैश डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू आर माइनस एक्स डिवाइड बाय आर, आर ही आएगा ना, स्क्वायर कहाँ से आया, आर है ना, बस यही कहानी हमारी आर। तो इसको ऐसे लिख दूं थोड़ा सा और, जी डैश ऐसे लिख दूं, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर माइनस एक्स डिवाइड बाय आर, बस खत्म हुआ तुम्हारे पास फार्मूला। अगर x की वैल्यू तुम आर डालते हो, देखो यहाँ पे इस फार्मूले में x की जगह तुम आर डालते हो, आर माइनस आर 0, तो जी डैश की वैल्यू 0, इसका मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ में ग्रेविटी की वैल्यू क्या है 0, जस्ट लाइक जैसे कि स्पेस में है, समझ आया कि सेंटर ऑफ द अर्थ में जी की वैल्यू क्या है 0 है, समझ आया। अच्छा लिख दिया यहां तक, एक इसका ग्राफ बना लेते हैं, इसका भी जी डैश और आर का, बता दो उसको, सबने लिख दिया, स्टेप बाय स्टेप इनको तुम चीज़ों को समझोगे ना तो बड़ा आसान लगता है, बट अगर से अब सुनो, सिंपल सा है यार इसका ग्राफ, जी डैश बदल रहा है ना, आर माइनस एक्स के डिस्टेंस के हिसाब से बदल रहा है, तो अगर मैं एक्स को बदलता जाऊं, एक्स की वैल्यू बदलता जाऊं, और नीचे आर स्क्वायर नहीं है ना, आर माइनस एक्स है, इसलिए ग्राफ इस तरह से नहीं आएगा जैसे पिछला रहा है ना, ऐसे करके कर्व में नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है सिंपल डिस्टेंस ही है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। और कैसा आएगा, ऐसे बिल्कुल एक टाइम आएगा, टोटल 0 हो जाएगी वैल्यू, ये कब होगी वैल्यू 0, जब एक्स इक्वल टू आर होगा, ये इसका ग्राफ होता है। जी डैश और आर माइनस एक्स का ग्राफ इस तरह से आता है, आर की वैल्यू जब एक्स की वैल्यू जब आर हो जाएगी तो वैल्यू 0 हो जाएगी जी डैश की, बस ये सिंपल सा ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिख दो इसकी, ठीक है ना।